14 फरवरी 2003 को अहमदाबाद में सजनी नामक 26 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई थी। शुरुआती जांच में इसे घर में हुई लूटपाट के दौरान की गई हत्या माना गया। पुलिस इस लूट और हत्या के मामले को सुलझाने में जुटी थी, लेकिन इसी बीच अगले ही दिन सजनी का पति तरुण भी अचानक लापता हो गया। ये घटना पुलिस के लिए और भी पेचीदा हो गई। 15 साल की लंबी जांच के बाद जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। इस मामले में पुलिस का काम इतना शानदार और बारीकी से किया गया था कि जब अपराधी पकड़ा गया तो उसने भी हैरानी से पूछा कि पुलिस ने उसे आखिर ढूंढा कैसे। इस मामले की पूरी सच्चाई जानकर हर कोई चकित रह गया। यह कहानी 14 फरवरी 2003 से शुरू होती है। अहमदाबाद में रहने वाले ओके कृष्णा नाम के व्यक्ति के फोन की घंटी सुबह सुबह बजी। फोन के दूसरी तरफ उनकी बेटी सजनी के पति तरुण कुमार जिनराज थे, जो रोते हुए कह रहे थे कि उनके घर में लूटपाट की एक बड़ी घटना हुई है और लुटेरों ने उनकी पत्नी सजनी की हत्या कर दी है। बेटी की मौत की खबर सुनते ही ओके कृष्णा अपनी पत्नी और कुछ रिश्तेदारों के साथ तुरंत अपनी बेटी के घर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर वे दंग रह गए। पूरा घर बुरी तरह से बिखरा हुआ था। फर्श पर उनकी बेटी सजनी की लाश पड़ी थी, जिसके गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था। लाश के पास ही उनका दामाद तरुण जमीन पर बैठा हुआ था और जोर जोर से रो रहा था। सजनी की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शुरू में इसे एक साधारण लूटपाट का मामला माना गया, लेकिन बाद में कई ऐसे सुराग मिले जिन्होंने मामले को नया मोड़ दिया। इसी बीच तरुण का अचानक गायब हो जाना पुलिस के शक को और गहरा कर गया। स्थिति को देखते हुए तुरंत सजनी को पास के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब तक इस मामले की जानकारी अहमदाबाद पुलिस को भी मिल चुकी थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए क्राइम सीन पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। शुरुआत में यह मामला लूटपाट के दौरान की गई हत्या का प्रतीत हो रहा था। इसके बावजूद पुलिस ने हर पहलू की बारीकी से जांच की और घटनाक्रम को समझने के लिए तरुण से पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान तरुण दहाड़े मार मार कर रो रहा था, जिससे पुलिस ने ज्यादा दबाव नहीं डाला और मामले की आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि तरुण की भावनाएं स्पष्ट रूप से घड़ी जा रही थी, लेकिन क्राइम सीन पर मौजूद पुलिस के साथ एक खोजी कुत्ता लगातार तरुण पर ही भौंकता जा रहा था। कुत्ते की हरकत से सवाल उठने लगे कि कहीं इस लूटपाट और हत्या में तरुण का ही हाथ तो नहीं था। इस संभावित शक को देखते हुए लोगों ने इस पर विचार किया, लेकिन पुलिस ने कुत्ते की हरकत को नजरअंदाज करते हुए मामले की जांच जारी रखी। जब तरुण को सजनी को अंतिम बार अस्पताल में देखने के लिए लाया गया तो कुत्ता फिर से तरुण पर भौंकने लगा। हालांकि इस बार भी कुत्ते की हरकत पर ध्यान नहीं दिया गया और जांच आगे बढ़ी। पत्नी की मृत्यु की वजह से तरुण की हालत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए पुलिस उससे ज्यादा पूछताछ नहीं कर पाई। उसे अस्पताल में भर्ती करवा लिया गया था। लेकिन ये क्या, घटना के अगले ही दिन यानी 15 फरवरी 2003 को अचानक से तरुण लापता हो जाता है। पुलिस हर संभव तरीके से तरुण का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कहीं भी कोई सुराग नहीं मिलता। अब लोग समझने लगते हैं कि सजनी की हत्या में जरूर तरुण का हाथ था, क्योंकि जब से खोजी कुत्ता तरुण पर भौंकने लगा था, तब से पुलिस की सोच इस ओर मुड़ गई थी। हालांकि इस समय लोग इस संभावना से इनकार भी कर देते हैं कि यह पूरी कहानी तरुण से जुड़ी हो। इसके बाद सजनी के माता पिता अपने दामाद तरुण पर ही अपनी बेटी सजनी की हत्या का मामला दर्ज करवा देते हैं। फिर भी पुलिस तरुण का कुछ भी पता नहीं लगा पाती। 2004 में सजनी के ससुराल पक्ष के कुछ लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया गया, लेकिन पुलिस को कोई ठोस सफलता नहीं मिलती। सजनी की हत्या 2003 में हुई थी और अब साल 2006 आ चुका था। जब पुलिस सजनी के कातिलों को ढूंढने में नाकाम रही,
तो सजनी के पिता इंसाफ की मांग करने के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं। पहले कई कोशिशों में वे नरेंद्र मोदी से मिलने में नाकाम रहते हैं, लेकिन किस्मत से उन्हें नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिल जाता है। पूरी कहानी सुनने के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के पुलिस अधिकारियों को बुलाते हैं और सजनी मर्डर केस की फाइल खोलकर फिर से जांच करने का आदेश देते हैं। इसके बाद 2006 में इस केस की फाइल दोबारा खोली जाती है और जांच शुरू होती है। जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन जॉइंट कमिश्नर ए शर्मा को दी जाती है। जांच के दौरान अधिकारियों की नियुक्ति बदलती रहती है, लेकिन अंत तक सजनी के कातिलों का और नहीं, सजनी के पति तरुण का कोई सुराग नहीं मिलता। ये मामला तब तक ठंडा पड़ गया था और किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि कोई हल निकलेगा। हालांकि साल 2012 में इस मामले की जांच डीपी दीनान भद्रन के नेतृत्व में शुरू होती है। इस बार पुलिस ने सजनी की हत्या के मामले में शामिल हर एक व्यक्ति की पृष्ठभूमि की गहराई से जांच करने की योजना बनाई। इस टीम का पहला लक्ष्य था कि तरुण को ढूंढा जाए, क्योंकि अगर वो मिल जाता तो बहुत से सवालों के जवाब मिल सकते थे। पुलिस ने अगले कुछ महीनों में कई हजार लोगों के प्रोफाइल की जांच की और उन लोगों से जुड़े हर एक मोबाइल नंबर और उन नंबरों पर आने जाने वाले कॉल्स की निगरानी की। इस प्रक्रिया के दौरान पुलिस ने 1 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली, लेकिन किसी भी नंबर का कनेक्शन तरुण नाम के व्यक्ति से नहीं मिला। शुरुआती नाकामी के बावजूद पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और तरुण के करीबी लोगों के नंबर पर अपनी नजर बनाए रखी। खासतौर से उसकी मां अन्नम्मा और भाई के नंबर पर पुलिस की निगाहें रही। कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन अन्नम्मा के मोबाइल पर भी कोई ऐसा कॉल नहीं आता जिससे पुलिस को तरुण तक पहुंचने का कोई सुराग मिल सके। इसके बाद पुलिस ने एक दूसरा तरीका अपनाने का निर्णय लिया। पुलिस ने एक सामान्य व्यक्ति की तरह तरुण की मां अन्नम्मा के पास मंदसौर में पहुंचने का फैसला किया। पुलिस नाटक करते हुए पेइंग गेस्ट के तौर पर अन्नम्मा के घर में रहने लगती है। यहां पुलिस का उद्देश्य ये था कि शायद अन्नम्मा के साथ रहते हुए उन्हें तरुण का कुछ सुराग मिल सके। हालांकि पुलिस को यहां भी कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती, लेकिन अन्नम्मा के कुछ पड़ोसी जरूर पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। दरअसल पुलिस ने पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने के दौरान अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए और उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश की। पूछताछ के दौरान कुछ पड़ोसी बताते हैं कि इस बुजुर्ग अन्नम्मा के 2 बेटे हैं, जिनमें से एक अहमदाबाद में रहता है जबकि दूसरा बेटा दक्षिण भारत में रहता है। ये जानकारी पुलिस के लिए छोटी जरूर थी, लेकिन काफी महत्वपूर्ण साबित हुई। इसके बाद पुलिस ने अपनी निगरानी पूरी तरह से अन्नम्मा पर केंद्रित कर दी। पुलिस की निगरानी के दौरान ये सामने आता है कि अन्नम्मा बीच बीच में केरल भी जाती है। जब पुलिस अपनी लगातार निगरानी अन्नम्मा पर बनाए रखती है, तो उन्हें पता चलता है कि केरल जाने के बाद अन्नम्मा बेंगलुरु भी जाती है। अब पुलिस को अन्नम्मा के बेंगलुरु जाने की वजह जाननी थी, इसलिए उन्होंने अन्नम्मा के मोबाइल नंबर को सर्विलेंस पर डाल दिया और इस पर आने जाने वाले सभी नंबरों की डिटेल्स खंगालनी शुरू कर दी। कई महीनों की निगरानी के बावजूद पुलिस को अन्नम्मा के मोबाइल पर एक भी संदिग्ध नंबर नहीं मिलता, लेकिन पुलिस हार नहीं मानती और अन्नम्मा के मोबाइल नंबर पर लगातार नजर बनाए रखती है। पुलिस की ये मेहनत आखिरकार रंग लाती है। एक दिन अन्नम्मा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। जब इस नंबर की डिटेल पुलिस द्वारा निकाली जाती है, तो पता चलता है कि ये नंबर निशा परवीन नाम की महिला के नाम पर दर्ज है, जो बेंगलुरु में रहती है। अभी पुलिस इस निशा परवीन की डिटेल्स निकाल पाती कि कुछ महीनों बाद एक लैंडलाइन नंबर से अन्नम्मा के मोबाइल पर कॉल आता है। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेकथ्रू था। जब इस लैंडलाइन नंबर की डिटेल्स निकाली जाती हैं, तो पता चलता है कि ये नंबर बेंगलुरु में ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पर दर्ज है। अब पुलिस की एक टीम ओरेकल इंडिया के ऑफिस पहुंचती है, जो लगभग 35,000 कर्मचारियों का डाटा रखता था। पुलिस ने एक एक करके सभी कर्मचारियों का डाटा चेक किया, लेकिन उसमें से एक भी कर्मचारी का नाम तरुण नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने दूसरा तरीका अपनाया।
पुलिस ने तरुण की वर्षों पुरानी फोटो लेकर कई लोगों को ओरेकल इंडिया के ऑफिस के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया और ऑफिस में आने जाने वाले हर एक व्यक्ति पर नजर रखने को कहा। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने इस फोटो में दिख रहे शख्स जैसा किसी को इस बिल्डिंग में देखा है। जब पुलिस इस व्यक्ति का डिटेल कंपनी से पता करती है तो कंपनी ने कहा कि पुलिस जिसे तरुण बता रही है वो वास्तव में ओरेकल इंडिया का एग्जीक्यूटिव परवीन भाटेले है। पुलिस को अब समझ में आ गया कि ये तरुण अपनी पहचान बदलकर ओरेकल इंडिया में परवीन भाटेले के नाम से काम कर रहा है। ये जानकारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता थी। अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम तरुण को पकड़ने के लिए जल्द से जल्द छापा मारने की योजना बनाती है, लेकिन पुलिस ने अपना प्लान बदल दिया क्योंकि उन्हें यह डर था कि अगर तरुण को इस बात की भनक लग गई तो वो फिर से लापता हो सकता है। इसलिए पुलिस ने तय किया कि तरुण को पकड़ने के लिए सिर्फ क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी इंस्पेक्टर अनिल चौधरी को सिविल ड्रेस में ऑफिस के अंदर भेजा जाएगा। उस दिन तरुण नाइट ड्यूटी पर था। इंस्पेक्टर अनिल चौधरी सिविल ड्रेस में सीधे तरुण के केबिन में जाते हैं और बिना किसी शब्द के हेलो मिस्टर तरुण कहते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। 15 सालों में पहली बार किसी ने उसे तरुण कहकर पुकारा था। तरुण नाम सुनते ही सामने मौजूद व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं और वो पसीने पसीने हो जाता है। हेलो मिस्टर तरुण सुनते ही सामने वाले शख्स ने अपना हाथ इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया। इससे ये कंफर्म हो गया कि सामने मौजूद व्यक्ति वास्तव में तरुण था, जो परवीन भाटेले के नाम से कंपनी में काम कर रहा था। तरुण की पहचान होते ही इंस्पेक्टर अनिल ने तुरंत नीचे अपनी टीम को खबर दी और तुरंत तरुण से कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, चुपचाप मेरे साथ चलो। तरुण समझ चुका था कि 15 साल तक अपनी पहचान छुपाने के बावजूद पुलिस ने आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया। इसलिए वो बिना किसी विरोध के पुलिस के साथ चलने लगता है। चलते हुए तरुण बस पुलिस से एक सवाल पूछता है, आप मुझे बस इतना बताओ कि आपने मुझे ढूंढा कैसे? अक्टूबर 2018 में तरुण को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया जाता है, जहां से आगे की पूछताछ के लिए उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस सबसे पहले 15 साल पहले हुई सजनी की हत्या के बारे में तरुण से पूछताछ करती है। इस पूछताछ में तरुण बड़ा खुलासा करता है। वो बताता है कि दरअसल घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि सजनी के साथ शादी करके वो खुश नहीं था। तरुण का वास्तव में किसी और के साथ लव अफेयर चल रहा था, लेकिन परिवार के दबाव में आकर वो बैंक में काम करने वाली सजनी नाम की महिला से मिलता है और 2002 में उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद तरुण बहुत जल्दी इस रिश्ते से ऊब जाता है। फिर वैलेंटाइन डे के मौके पर वो अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि वो उसे एक बड़ा गिफ्ट देगा। इसके बाद वो भोपाल में स्थित अपने हीरा पन्ना अपार्टमेंट में जाता है और अपनी पत्नी सजनी की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या के बाद तरुण घर का सामान इधर उधर बिखेर देता है और घर में लूटपाट का नाटक करता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। पहले तो पुलिस का खोजी कुत्ता तरुण पर ही शक जताता है। उसके बाद पूछताछ और शुरुआती जांच में भी शक की सुई तरुण की तरफ ही घूमने लगती है। इस कारण मौके का फायदा उठाकर तरुण अगले ही दिन वहां से भाग जाता है। भागने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचता है और उसे बताता है, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और अब मैं तुमसे शादी करूंगा। इतना सुनते ही उसकी गर्लफ्रेंड हैरान हो जाती है और धक्का देकर तरुण को घर से निकालते हुए कहती है, मैं किसी हत्यारे से शादी नहीं कर सकती। तरुण के बयान के मुताबिक इसके बाद वो भोपाल में रहने वाले अपने एक दोस्त प्रवीण भाटेले के पास जाता है। प्रवीण भाटेले कॉलेज के दिनों में तरुण का जूनियर था। वहां पहुंचकर तरुण प्रवीण से कहता है कि उसे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब उसके पास न घर है, न पैसा और न ही कोई नौकरी। तरुण की हालत देखते हुए प्रवीण उसे अपने कोचिंग संस्थान में इंग्लिश टीचर के तौर पर काम दे देता है। यही काम करते हुए तरुण के दिमाग में एक शैतानी योजना आती है। वो धीरे धीरे प्रवीण से नजदीकी बढ़ाने लगता है
और फिर उसका पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इस दौरान तरुण चुपके से प्रवीण के सभी डॉक्यूमेंट और कॉलेज के सर्टिफिकेट स्कैन कर लेता है। तरुण इन डॉक्यूमेंट्स में प्रवीण की जगह अपनी फोटो लगाकर खुद को प्रवीण भाटेले के तौर पर पेश करने लगता है। इन्हीं फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए तरुण प्रवीण भाटेले के नाम पर पासपोर्ट समेत दूसरे सरकारी दस्तावेज भी बनवा लेता है। कुछ समय तक इधर उधर समय बिताने के बाद 2012 में तरुण बेंगलुरु चला जाता है। वहां वो प्रवीण भाटेले के फर्जी दस्तावेजों के सहारे ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक अच्छी नौकरी हासिल कर लेता है। इस नौकरी में उसे कंपनी की ओर से 22 लाख रुपए का सालाना पैकेज मिलता है। इतना ही नहीं, कंपनी के माध्यम से वो 3 बार अमेरिका भी जाता है। हैरानी की बात यह है कि तरुण इन सभी गतिविधियों को फर्जी दस्तावेजों के दम पर अंजाम देता है, लेकिन कभी पकड़ा नहीं जाता। 2012 में ही तरुण, जो अब खुद को प्रवीण भाटेले बता रहा था, कि मुलाकात निशा नाम की एक लड़की से होती है। कुछ मुलाकातों के बाद तरुण निशा को ये कहानी सुनाता है कि एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। तरुण की गढ़ी हुई ये कहानी निशा के दिल को छू जाती है और वो उसके प्यार में पड़ जाती है। जल्द ही दोनों शादी कर लेते हैं और बेंगलुरु में एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। शादी के बाद जब कभी तरुण के माता पिता बेंगलुरु आते थे तो वो निशा से उन्हें अपने चाचा और चाची बताता था। समय के साथ तरुण और निशा 2 बच्चों के माता पिता बन जाते हैं। इन सब घटनाओं के बावजूद तरुण का सच तब सामने आता है जब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल तरुण जेल में ही है। इस मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी निशा से भी पूछताछ की। निशा ने बताया कि वो इस शख्स को केवल प्रवीण भाटेले के नाम से जानती थी। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उसका असली नाम तरुण है और वो इतना बड़ा अपराधी है। इस मामले में अहमदाबाद पुलिस की मेहनत और सूझबूझ की सराहना की जानी चाहिए। पुलिस ने 15 साल से लापता हत्यारे तरुण को पकड़ने के लिए कठिन परिश्रम किया। उन्होंने तकनीकी निगरानी और गुप्त जांच की मदद से आरोपी तक पहुंचने के लिए उत्कृष्ट रणनीतियां अपनाई। पुलिस ने अन्नम्मा के आसपास रहकर स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई और फिर सिविल ड्रेस में अधिकारियों को भेजकर तरुण को पकड़ लिया। उनकी सूझबूझ और धैर्य ने अपराधी को आखिरकार न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया। इस मामले में अहमदाबाद पुलिस की कड़ी मेहनत और पेशेवर रवैया वास्तव में प्रशंसा के योग्य था। इस मामले ने यह सिद्ध किया कि अगर पुलिस सही दिशा में मेहनत करती है तो कोई भी अपराधी अंततः कानून के शिकंजे में आता है। पुलिस की कड़ी मेहनत, तकनीकी निगरानी और रणनीतिक जांच की वजह से अपराधी को न्याय के सामने लाया जा सका। यह मामला यह भी दर्शाता है कि कोई भी अपराध कितना भी पुराना क्यों न हो, अंततः अपराधी को दंड मिलेगा। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको जागरूक करती है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।